हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो गाइज आज लोअर पीसीएस का मेंस हो चुका है। बहुत ही अच्छा पेपर आया है। मैं कहूँगा कि जो पेपर जिस तरह से बनना चाहिए था, क्योंकि जो 15 पॉइंट का सिलेबस आपको दे रखा था लोअर पीसीएस में इसमें जीएस के लिए, और जो पूरा एसे एंड ड्राफ्टिंग का सिलेबस था, पेपर बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है। सभी पॉइंट्स को केटर किया गया है, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे जिस तरह से पहले 2016 में पेपर आया था, अगर उसी तरह से आया इस बार भी पेपर तो वो उसी तरह से तैयारी कर लेंगे, तो उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया होगा। मैं कहूँगा ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, जिससे कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। लेकिन फिर भी एक बार हम पेपर को देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं कि पेपर कैसा आया है। आगे आने वाले एफआरओ में पेपर कैसा आएगा जीएस का, और अपर पीसीएस में कैसा आएगा पेपर, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यहाँ से लोअर पीसीएस से हिंट मिल रहा है सीधा सीधा कि आप अपना पूरा सिलेबस ढंग से पढ़िए, क्योंकि पूरे सिलेबस से पेपर बनने की उम्मीद है आगे, चाहे वो एफआरओ हो और चाहे वो आगे आने वाला अपर पीसीएस का मेंस हो। तो देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार मेरे पास पेपर है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है गोविंद वल्लभ पंत के ऊपर, कि गोविंद वल्लभ पंत की जो राजनीतिक योगदान रहे हैं, उनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, तो वो क्या रहे हैं, वो पूछे गए हैं। उसके बाद पंडित गंगादत्त उप्रेती के ऊपर सवाल पूछा गया है 2.5 नंबर में, समता न्यूज़पेपर के ऊपर, कैथरीन के ऊपर और त्रिपिटक के ऊपर। तो बहुत सारा पेपर ऐसा है कि मैं कहना चाहूँगा कि कई सारा पेपर ऐसा हुआ है कि जो हमारे सीधे सीधे कंटेंट्स आया है। ये पेपर बहुत ज़्यादा डायनामिक नेचर का पेपर बनाया गया है, यानी कि करंट अफेयर्स का भरपूर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। आगे अभी अगर आप बने रहेंगे तो आपको बता पाऊंगा मैं कि कैसे इसमें करंट अफेयर्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अब इसको देख लेते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप समझ जाएंगे कि करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए, कि मेंस में लोअर पीसीएस के मेंस में करंट अफेयर्स का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, अभी आप समझ जाएंगे। उसके बाद पहला जो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें पूछा गया है कि जो जीआईएस है, यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका अर्बन प्लानिंग में किस तरह से यूज़ होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए जीआईएस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, उसको न्यूज़ में कवर भी किया जाता है, और उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा अर्बन प्लानिंग में, ये पूछा गया है। सीधे सीधे ये करंट अफेयर से सवाल है। उसके बाद फिर नैनो टेक्नोलॉजी न्यूज़ में चल रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, करंट अफेयर्स में रहती है, और ये भारत की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, उस पर अपनी एक पैनी नज़र बना के रखेंगे, उसका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। उसके बाद इंडो तिब्बतन ट्रेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, ये अभी कुछ दिनों पहले कवर करवाया गया था, इसके ऊपर वीडियो भी आई थी यूट्यूब पे, कि इंडो और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड है, जो भारत के या उत्तराखंड के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो ये कवर भी करवाया गया था। उसके बाद एक स्कीम आई है इस बार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उत्तराखंड का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें अलग अलग सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। 2.5 नंबर का सवाल पूछा गया है कि अलग अलग सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे कि टर्जरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, तो किसका किस तरह योगदान रहा है, ये चीज़ पूछी गई है। उसके बाद रन ऑफ द रिवर टेक्निक के ऊपर सवाल आया है कि रन ऑफ द रिवर टेक्निक क्या है, तो किस तरह से चलते हुए नदी से हम बिजली बनाएंगे, तो रन ऑफ द रिवर टेक्निक वो होती है। ये भी करंट का टॉपिक है, अगर किसी ने करंट में पढ़ा होगा तो इस सवाल को कराएगा। उसके बाद कार्बन क्रेडिट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। तो कार्बन क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2015 का जब क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो पेरिस का जो क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से ही काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। पिछले दिनों इनको कवर भी करवाया गया था कार्बन क्रेडिट्स, क्योंकि बार बार न्यूज़ में रहते हैं, उसका भी मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये करंट अफेयर से हैं या मैंने उनको कवर करवाया हुआ है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है वो आया है फिजियोग्राफी से, और उत्तराखंड के रिवर सिस्टम से, इसको भी कवर करवाया गया था फिजियोग्राफी को। उसके बाद ये भी अभी अगर 8th क्वेश्चन देखें तो फिर वो वापस से आता है कि इंडिया ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप साइन किया है किसके साथ, उसके प्रोविजंस क्या हैं, इसको भी कवर करवाया गया था। G20 के ऊपर सवाल पूछ लिया गया है, क्योंकि भारत इस साल G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। G20 कई बार करंट अफेयर्स में कवर करवाया गया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ा होगा वो ये सब सवाल आसानी से करके आ पाए होंगे। उसके बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है श्रीलंका में, बहुत अच्छे से कवर की गई है करंट अफेयर्स के द्वारा। तो हालांकि ये सिलेबस में अगर देखा जाए तो लोअर पीसेस के सिलेबस में जो इंटरनेशनल जो इवेंट्स थे वो करंट अफेयर्स की वजह से इन्होंने पूछ लिया, इसमें बाकी नहीं पूछ सकते थे, सिलेबस में नहीं था बेसिकली। तो यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस की अगर मैं बात करूँ, तो श्रीलंका की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस सीधी सीधी पूछ ली गई है आपसे, बहुत अच्छे से कवर करवाई गई है। जिस स्टूडेंट ने भी तरीके से रोजाना करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली वीडियोज़ भी आती है उनके ऊपर, वो बहुत ईजीली इस सवाल को कराएगा।
उसके बाद इंडियन बैडमिंटन टीम की जो परफॉर्मेंस रही थॉमस कप में, एक्चुअली थॉमस कप बहुत पहले हो गया था, जनवरी में हो गया था 2022 में, तो इसको कवर नहीं करवाया है, ये क्वेश्चन अब तक कवर नहीं करवाया गया चैनल पे। उसके बाद ग्लोबल फूड क्राइसिस एंड इट्स सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कवर करवाया गया है करंट अफेयर्स के थ्रू, कि अलग अलग देशों में कैसे कैसे ग्लोबल फूड क्राइसिस चल रही हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर करवाया है। करंट अफेयर्स में चलते रहता है ये वाला इशू, तो जो स्टूडेंट ने करंट अफेयर देखा होगा वो इसको सवाल को कराएगा। उसके बाद फिर उत्तराखंड में ज़मींदारी एबॉलिशन के ऊपर सवाल आया, उत्तराखंड माइग्रेशन कमीशन के ऊपर सवाल आया। उसके बाद प्रियम्बल के जो आइडियल्स हैं उनके ऊपर सवाल आया है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसको भी कवर करवाया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को, तो यहाँ से भी सवाल बनता है, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। उसके बाद देखिए, जिस तरह से आपको मैं सवाल दे रहा था, टेस्ट सीरीज़ में भी सवाल पूछे जा रहे थे, उसी तरह से सवाल पूछा गया है। सवाल पूछा गया है, देखिए सीधे सीधे उसने नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने इसमें क्या पूछा है, देखिए उसने कहा है कि अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन रिक्वायर्स नॉट ओनली कोऑपरेशन बट कंपटीशन एज वेल, यानी कि कोऑपरेशन तो चाहिए ही, यानी कि सहयोग तो चाहिए ही, साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी चाहिए। तो ये कहा गया है कि इस स्टेटमेंट को समझाइए कि स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कहा गया है कि सेंटर ने हाल ही में क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या पॉलिसी ली हैं, वापस से करंट अफेयर का सवाल है। बिना करंट अफेयर के आप इन सवाल को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाहे आप लक्ष्मीकांत पढ़ लें, चाहे आप कुछ पढ़ लें, वहाँ पर स्टैटिक पोर्शन होता है। अगर लक्ष्मीकांत छपी है तो लक्ष्मीकांत में स्टैटिक पोर्शन होगा, ये सब डायनामिक पोर्शन है जिसमें आपकी समझ रिक्वायरमेंट है। समझ को यूकेपीएससी चाह रहा है इस टाइम पे, वो रट्टाफिकेशन नहीं चाह रहा है कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी या कहीं से भी पढ़ लिया मटेरियल और काम हो जाएगा। यहाँ पे जो पर्सन डेली अपडेट हो रहा है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और अच्छे से समझ के कर रहा है काम को, वही यहाँ पे काम कर पाएगा। फिर कंप्यूटर के ऊपर इजीली सवाल पूछ लिया गया कि सीपीयू क्या होता है। उसके बाद देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जब ये फेल हुआ तब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई भारत में 1959 में, हमें पता है सबसे पहले पंचायती राज आया। तो पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि पंचायती राज सिस्टम ने भारत में क्या डेवलपमेंट्स गेन की। तो देखिए, सभी क्वेश्चन देखा जाए तो स्टैटिक हैं, लेकिन इन स्टैटिक पोर्शन को डायनामिक पोर्शन में अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब तक इसमें करंट की चीज़ें नहीं डालेंगे, जैसे कि पंचायती राज में अगर हम फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज जैसे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको लिखना था कि इसमें फंड्स, फंक्शन, फंक्शनरीज की भी प्रॉब्लम रहती है, और पंचायती राज ने क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं, 73rd अमेंडमेंट से क्या हमें फ़ायदा हुआ, 1992 में पार्ट 11 ऐड हुआ। तो ये सब चीज़ अगर आपने आंसर में मेंशन किए अपने, तो आपको बहुत अच्छा इसमें मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का पूरा 2 या 3 वीडियो का लेक्चर बना हुआ है, यूट्यूब पे अपलोडेड है चैनल पे। इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए गए थे राइट टू एजुकेशन पे। तो सीधे सीधे सवाल पूछ लिया गया, राइट टू एजुकेशन से आप लिख सकते हैं इसको। फिर भक्त दर्शन के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, नालंग मत्ता के ऊपर, मनसबदारी सिस्टम के ऊपर पूछा गया है, और गीता रहस्य के ऊपर पूछा गया है। पंच प्रयाग ऑफ उत्तराखंड के ऊपर पूछा गया है, नंदा देवी राजजात यात्रा ये भी कवर करवाई गई है, मश्कबीन के ऊपर और नालंदा के ऊपर। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरियस पीरियड्स या फेजेज जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के, 11वीं क्लास की या 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिन्होंने वो पढ़ी हुई है वो यह कर देंगे। इसमें 4 फेज़ थे, 1901 से 21 के, फिर 21 से 51 के, 51 से 81 के, ऐसे करके 4 फेजेस हैं। तो वो फेजेस में एक बार नेगेटिव पॉपुलेशन जाती है 1921 में, और उसके बाद फिर पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। तो जिन्होंने भी इसको पढ़ा होगा वो यहाँ पे इसका आंसर को कराएगा। सीधा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन हो जा रहा था। उसके बाद फिर जीन थेरेपी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सवाल पूछा गया है जीन थेरेपी के ऊपर। पीएसएलवी, जीएसएलवी का सवाल अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, ये भी करंट अफेयर में भी कवर करवाया गया था। तो जिसने पीएसएलवी, जीएसएलवी वाला पढ़ा है, ये काम हो जाएगा इसका। जीरो टिलेज एग्रीकल्चर वापस से करंट अफेयर का सवाल है, और बायो पेस्टिसाइड वापस करंट अफेयर का सवाल है। तो सारे आप देख सकते हैं सब करंट अफेयर से सवाल पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में जो चल रहा है, करंट में जो चल रहा है, जो लगातार तरीके से पढ़ेगा वो कर पाएगा इसको। फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स क्या है उत्तराखंड की, फॉरेस्ट कौन कौन से हैं भारत में, टूरिज्म से क्या मतलब है, और कोल एज एन इंडस्ट्री का क्या मतलब है, या कोल एज एन एनर्जी सोर्स। कोल के ऊपर, क्योंकि कोयला की शॉर्टेज रही भारत में पिछले दिनों, इस वजह से कोयले का सवाल पूछा गया है। और जो 20वां सवाल, आखिरी सवाल पूछा गया, वो तो बहुत ही आसान पूछा गया, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, बार ग्राफ, पाई चार्ट, क्या क्या तैयार कर रहे थे। वहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि अगर 4000 रुपये का डिफरेंस है 2 एक्सपेंडिचर्स में, बताइए तो पूरा खर्चा कितना हुआ। 40,000 रुपये शायद इसका आंसर आ रहा है सभी लोगों के लिए, 40,000 रुपये इसका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही छोटी एक वीडियो बनाई गई है, इसमें डिस्कस कर लिया गया है कि पूरा पेपर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर से बेस्ड था, और बहुत ही अच्छा पेपर था। सभी टॉपिक्स को, सिलेबस के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। बस मेरा इतना कहना है कि आप इसको बहुत ध्यान से आगे पढ़िए। अगर आप अपर पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं, एफआरओ देने जा रहे हैं, अभी इसके प्रूफ भी दिए जाएंगे कि ये कोर्स में कहाँ कंटेंट दिया हुआ था इन सभी क्वेश्चंस के लिए। बाकी चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।